जय हिंद मेरे बच्चों। इस क्लास में हम बात करते हैं पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स की। बात आएगी पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में क्या स्पेशलिटी। पावर डायरेक्ट करंट सर्किट में हमने पढ़ी है, पावर इज इक्वल टू वी आई। वी आई मतलब वोल्टेज इनटू करंट, और वहां वोल्टेज का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, करंट का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसलिए डायरेक्ट करंट सर्किट में पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट या डिलीवर्ड बाय द सोर्स कांस्टेंट है। लेकिन यहां चूंकि करंट और वोल्टेज दोनों के मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ वेरी करते रहते हैं, तो इसका मतलब अलग अलग इंस्टेंट पे सर्किट की पावर अलग अलग है। अलग अलग इंस्टेंट पे पावर सर्किट की अलग अलग है, तो हमने पावर कैसे निकालनी है? हमने पावर निकालनी है एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अब यहां भी दो बातें हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में भी हो सकते हैं या उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी हो सकता है। अगर सेम फेज में होते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज इनटू करंट सीधे हमें पावर मिल जाती है। लेकिन अगर उनकी फेजेस के बीच में डिफरेंस है, अब फेजेस के बीच में डिफरेंस है तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी इंस्टेंटेनियस पावर, फिर उस इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकालना पड़ेगा फॉर ए कंप्लीट साइकिल, और वो इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज जो होगा कंप्लीट साइकिल के लिए वही कहलाएगा पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट को। पावर हमें पता ही है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट है। मान लो ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में किसी इंस्टेंट टी पे, यानी एक आर्बिट्ररी इंस्टेंट ले ली हमने, एट एनी इंस्टेंट टी, वोल्टेज इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट V मान लेते हैं V नोट साइन ओमेगा टी, और करंट एट दैट इंस्टेंट I। अब करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो हम नहीं भी वाली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। मान लेते हैं करंट फेज में नहीं है वोल्टेज के, तो फिर क्या होगा? करंट वोल्टेज को फेज में या तो लीड कर रही होगी या लैग कर रही होगी। अब वो तुम्हारी इच्छा है, चाहे ओमेगा टी प्लस फाइव ले लेना, चाहे ओमेगा टी माइनस फाइव ले लेना। फेज में किसके लिए? करंट के लिए। तो करंट मान लेता हूं आई नोट साइन ओमेगा टी, या तो प्लस फाइव या माइनस फाइव। चलो प्लस फाइव ले लेता हूं मैं, तो ये हो गया प्लस फाइव। माइनस फाइव भी लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों की फेजेस में, यानी करंट और वोल्टेज की फेजेस में डिफरेंस हो गया फाइव। हमें पता है भाई रेजिस्टिव सर्किट है केवल, तो उसमें फाइव 0 डिग्री होता है। इंडक्टर या कैपेसिटर वाला सर्किट है तो उसमें फाइव 90 डिग्री होता है। बाकी एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी आर सर्किट, इसमें फाइव की वैल्यू डिपेंड करेगी एल आर सी की वैल्यूज के ऊपर। तो अब सबसे पहले हम क्या करें, क्योंकि हमें इंस्टेंट टी पे वोल्टेज और करंट की वैल्यूज पता है, तो इसलिए निकाल देते हैं इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द सर्किट। तो पावर एट इंस्टेंट टी, इस पावर को मान लो मैं पी डैश कह देता हूं, पी डैश। अब पी डैश क्या हो जाएगी? वी आई, वी नोट आई नोट, ये साइन ओमेगा टी तो ऐसे ही रख लेता हूं मैं, और उस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूं। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर यहां माइनस लेता तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ऐसे लिख देता। तो यहां इसमें मैंने फॉर्मूला खोला तो ये आया साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव। यहां से पी डैश आया हमारे पास वी नोट आई नोट, साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव प्लस
साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अगर ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पावर चाहिए फॉर ए कंप्लीट साइकिल। कैसी? एवरेज। तो एवरेज पावर फॉर ए कंप्लीट साइकिल कैसे निकाला जाए? इस इंस्टेंटेनियस पावर की सारी वैल्यूज का सम फॉर ए कंप्लीट साइकिल कैसे मिलेगा? पी डैश को इंटीग्रेट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम और टाइम को वेरी करा दूंगा जीरो से लेके कैपिटल टी तक। तो ये मिल जाएगा पावर की सारी वैल्यूज का सम फॉर ए कंप्लीट साइकिल। फिर पता करना पड़ेगा टोटल कितनी वैल्यूज थी। तो सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टेंट्स यानी इंटीग्रल dt फ्रॉम जीरो टू टी नीचे आ जाएगा। तो अब एवरेज पावर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट फॉर ए कंप्लीट साइकिल, इसको मैं P ले लेता हूं। क्या हो जाएगा ये? P डैश की एवरेज वैल्यू यानी P डैश का बार। अब P डैश के ऊपर बार लगा दिया मतलब P डैश की एवरेज वैल्यू। अब P डैश की एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी? सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ P डैश व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी यानी एक कंप्लीट साइकिल के लिए डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dt। और ये भी कहां से कहां तक? जीरो से टी तक। एक इंस्टेंट पे P डैश की एक वैल्यू है और हमें चाहिए टोटल कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है। तो जितनी इंस्टेंट होंगी जीरो से टी तक उतनी वैल्यू होंगी। तो सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टेंट्स फ्रॉम जीरो टू टी नीचे आ गया, पता चल गया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ P डैश व्हेन टाइम इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू टी, ये ऊपर हो गया। तो P डैश की सारी वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें दे देगा एवरेज वैल्यू ऑफ पावर। अब ये एवरेज वैल्यू ऑफ पावर तो हो गई, इसको निकाला कैसे जाए? अब इसको निकालने के लिए V नोट आई नोट तो बाहर आ गया। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर ए कंप्लीट साइकिल या तो निकालो या फिर सीधे बता दो कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज 1/2। साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इनकी एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल, तो साइन थीटा या कोस थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल हमेशा आएगी जीरो। तो ये दोनों हो जाएंगी जीरो। तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली पुट करूं तो क्या आएगा? वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल 1/2 इंटू कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो। अब जीरो इंटू साइन फाई इज आल्सो जीरो। और यहां एक लाइन ऐड कर दूंगा मैं, एवरेज वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज 1/2 while that of sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी इज जीरो। अब इस बात को हमने यहां यूज किया और एवरेज वैल्यू निकाल दी पावर की फॉर ए कंप्लीट साइकिल। क्या आई भाई? P इज इक्वल टू वी नोट आई नोट बाई 2 इंटू कॉस फाइव। इसको क्या लिख सकते हैं? वी नोट बाई रूट टू इंटू आई नोट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव। वी नोट बाई रूट टू VRMS हो जाएगी, आई नोट बाई रूट टू IRMS हो जाएगी। और इसका मतलब P इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS IRMS cos फाइव। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट केवल वोल्टेज और करंट की वैल्यूज पे ही डिपेंड नहीं कर रही है, उनके बीच में फेज एंगल के कोसाइन पे भी डिपेंड कर रही है। अगर cos फाइव पे भी डिपेंड कर रही है तो बात आती है इस cos फाइव को कैसे निकाला जाए। तो cos फाइव को निकालने के लिए हमारे पास इंपीडेंस ट्रायंगल है। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या कहता है कि अगर किसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर और कैपेसिटर और रेजिस्टर में मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को बता रहा है और ये परपेंडिकुलर एक्सएल और एक्ससी के डिफरेंस को बता रहा है, तो
ये जो हाइपोटेन्यूज होगी, ये हाइपोटेन्यूज इंपिडेंस जेड को बताएगी। जेड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो एक्सएल डिफरेंस एक्ससी होल स्क्वायर। अब एक और चीज आई कि यहां ये जो हाइपोटेन्यूज बेस से एंगल बना रही है, ये एंगल होगा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अगर करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस ये फाई होगा, तो इस फिगर से हम देख सकते हैं कोस फाई क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर बाई जेड। तो इसका मतलब पावर इन एसी सर्किट को हम या तो ऐसे लिखें वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, या फिर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चूंकि पावर कंज्यूम्ड बाई एसी सर्किट वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन देम पे भी डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इस कोस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो कोस फाई इस एक्सप्रेशन में कहलाता है पावर फैक्टर, और इस पावर फैक्टर की वैल्यू अभी मैंने तुम्हें बताया इंपीडेंस ट्रायंगल से हमारे पास आ जाती है आर बाई जेड। अगर हम अलग अलग सर्किट के लिए बात करें, मान लो केवल रेजिस्टेंस वाले सर्किट की बात करें, तो अगर केवल आर सर्किट की बात करें यानी रेजिस्टिव सर्किट की, तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस यानी फाई 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री 1, तो पावर P क्या हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस। तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए तो पावर वी आर एम एस आई आर एम एस केवल रह जाएगी। लेकिन अगर मेरे सर्किट में केवल इंडक्टर या केवल कैपेसिटर है, यानी एल सर्किट या फिर केवल सी सर्किट की मैं बात करूं, ऐसे सर्किट जिसमें या तो केवल इंडक्टर है या फिर केवल कैपेसिटर है, तो अगर दोनों भी हैं तब भी करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री ही होगा। तो इन दोनों केसेस में फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अगर फाई 90 डिग्री हो गया तो cos 90 डिग्री इज ऑलवेज 0। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट फॉर ए कंप्लीट साइकिल हो जाएगी 0। तो इसका मतलब अगर इंडक्टर और कैपेसिटर वाला सर्किट है, तो उस सर्किट में बेशक करंट सर्किट के अंदर से फ्लो करे, पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट रहेगी 0। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, तो यानी सर्किट की वोल्टेज रहेगी 0। और ऐसी करंट जो सर्किट में फ्लो करे लेकिन सर्किट की वोल्टेज रहे 0, यानी पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट रहे 0, कहलाती है वॉटलेस करंट। तो इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर से फ्लो करने वाली ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाएगी वॉटलेस करंट। क्यों? क्योंकि बेशक करंट इंडक्टर या कैपेसिटर से फ्लो कर रही है, लेकिन पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट तो 0 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि कोस 90 डिग्री यानी पावर फैक्टर 0 हो गया है। बात आती है कि ऐसा होता क्या है इंडक्टर या कैपेसिटर में कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए पावर 0 रहती है। तो अगर हम कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड की बात करें, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड यूसी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये एक्सप्रेशन होता है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो ये कैपेसिटर मान लो ये हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में हमने जोड़ रखा है, तो इसमें क्या होगा, इसकी प्लेट्स पे चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में ऑसिलेट करेगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, यानी चार्ज ऑन दी प्लेट्स 0 से क्यू पे जाएगा, क्यू से वापस 0 पे आएगा, फिर 0 से माइनस क्यू पे जाएगा, माइनस क्यू से फिर 0 पे जाएगा। तो यानी जब पहले क्वार्टर साइकिल में चार्ज 0 से क्यू पे जाएगा, तो ये कैपेसिटर सोर्स से एनर्जी लेगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में जब ये चार्ज क्यू से 0 पे जाएगा, तो ये सारी एनर्जी सोर्स को वापस कर देगा। इसी तरह से थर्ड क्वार्टर साइकिल में
यानी 180 से 270 डिग्री के बीच में क्या होगा कि चार्ज 0 से माइनस क्यू तक जाएगा। तो अब चाहे माइनस क्यू पे जाए चाहे प्लस क्यू पे जाए, क्यू स्क्वायर है तो एनर्जी तो पॉजिटिव ही रहनी है। तो इसका मतलब कैपेसिटर फिर से एनर्जी लेगा सोर्स से, और जितनी एनर्जी थर्ड क्वार्टर में लेगा उतनी ही एनर्जी फोर्थ क्वार्टर में वापस कर देगा सोर्स को। क्यों? क्योंकि अब चार्ज माइनस क्यू से वापस जाएगा 0 पे। तो इस तरह से टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द कैपेसिटर फ्रॉम द सोर्स इन ए कंप्लीट साइकिल 0 हो जाएगी। पहले क्वार्टर में जितनी ली दूसरे क्वार्टर में वापस कर दी, तीसरे क्वार्टर में जितनी ली फोर्थ क्वार्टर में वापस कर दी। होप समझ में आया होगा तुम्हें कि कैसे पावर कंज्यूम्ड बाय द कैपेसिटर 0 हो जाएगी एक कंप्लीट साइकिल में। सेम ऐसा ही इंडक्टर में रहेगा। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी होती है क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड बोलें तो ये हाफ Li² होती है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट पहले क्वार्टर साइकिल में मान लो 0 से I0 तक जा रही है, तो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड भी 0 से हाफ Li0² हो जाएगी। हाफ Li0² क्या हो जाएगी? मैक्सिमम एनर्जी। कब? जब करंट 0 से I0 पे पहुंचेगी। तो इसका मतलब पहले क्वार्टर साइकिल में इंडक्टर सोर्स से एनर्जी लेगा और उसे इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी में बदल लेगा। नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में करंट I0 से 0 पे आएगी। जैसे ही करंट I0 से 0 पे आएगी इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड 0 हो जाएगी, मतलब ये सारी की सारी एनर्जी सोर्स को वापस दे देगा। फिर थर्ड क्वार्टर साइकिल में यानी 180 से 270 डिग्री तक फिर से करंट ग्रो करेगी 0 से -I0 तक। अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जब ग्रो करेगी तो फिर से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी इस इंडक्टर के अंदर। इसका मतलब थर्ड क्वार्टर साइकिल में फिर से एनर्जी लेगा सोर्स से, कौन? इंडक्टर। और जितनी एनर्जी थर्ड क्वार्टर साइकिल में सोर्स से लेगा उतनी एनर्जी फोर्थ क्वार्टर साइकिल में फिर से वापस कर देगा सोर्स को। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वार्टर साइकिल में करंट फिर से -I0 से 0 हो जाएगी। तो इस तरह से फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में जितनी एनर्जी ली सेकंड क्वार्टर साइकिल में वापस कर दी, थर्ड क्वार्टर साइकिल में जितनी एनर्जी ली फोर्थ क्वार्टर साइकिल में वापस कर दी। तो इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल में एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द इंडक्टर फ्रॉम द सोर्स फिर से हो जाएगी 0, यानी पावर ऑफ इंडक्टर हो जाएगी 0 फॉर ए कंप्लीट साइकिल। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर वाले सर्किट में फ्लो करेगी वॉटलेस करंट, और बाकी सभी सर्किट्स के लिए Vrms, Irms R/Z। अगर LR सर्किट है तो R² प्लस XL², XC को 0 डाल देंगे। CR सर्किट है तो XL को 0 डाल देंगे, R² प्लस XC², ये हमें Z दे देगा। LCR सर्किट है तो LCR सर्किट के लिए फिर ये सीधा फॉर्मूला हमारे पास है ही। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के लिए पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इन ए कंप्लीट साइकिल को कैलकुलेट कर सकते हैं।